हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से शुरू होने आ रहे हैं, तो उसके लिए साथियों पेपर नंबर तीसरे को आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों, जो तीसरा पेपर होने वाला है वो 2025 के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जो पिछला 27 नवंबर 2025 से लेकर 10 फरवरी 2026 के बीच में हुआ था, पूरे साथियों 101 शिफ्टों में। तो आज का यह पूरा पेपर 2025 में जो सीधे सवाल पूछे गए वो सवालों का पेपर होने जा रहा है। तो साथियों, इस क्लास में आप सभी का एक छोटा सा टारगेट होने वाला है। तो इस पेपर में हम लोग 60 सवाल को डिस्कस करेंगे, तो आपको केवल 25 सवाल सही करने हैं। तो देखिए साथियों, जो रेलवे ग्रुप डी के पेपर में सवाल आया हुआ है साइंस का, जीके, करंट अफेयर का, मैथ का और रीजनिंग का, क्या आप सभी से 60 सवाल में से 25 सवाल सही होता है? ये रियल पेपर वाले प्रश्न होंगे भाई आज के इस सेशन में, जो पेपर नंबर तीसरे को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं। लेकिन हर एक सवाल को आप सभी को हल करना है। जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, कुछ सेकंड का समय लीजिए, उसको हल करिए, उत्तर करिए, तब साथियों आगे बढ़िएगा। ठीक है, लास्ट में स्कोर पूछेंगे कि आप सभी का इन 60 सवालों में से कितना स्कोर बना। कमेंट में जरूर बताइएगा भाई, लेकिन इस क्लास को पूरा देखिएगा। तो साथियों, डेली क्लास एक सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 पर और एक रात 8 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। समय ज़्यादा नहीं है भाई, आज से केवल 23 दिन बाद आप सभी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है, उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है? बताइए। जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है, तो उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है? किलोग्राम से है, केल्विन से है, या किलोग्राम प्रति घन मीटर से, या साथियों पास्कल से? ये तो आसान सवाल हो गया। तो उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है? तो सर जी पास्कल से है। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को। निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? बताइए साथियों, किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? आयरन थर्ड ऑक्साइड को, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, मैग्नीज ऑक्साइड को, या साथियों जिंक ऑक्साइड को? बताइए किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? तो याद रखिए साथियों मर्क्यूरिक ऑक्साइड को। तो इस सवाल का भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक सवाल आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आप एक सवाल गलती करेंगे तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। इस तरह से आप लोग अपना स्कोर करेंगे लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कॉल करिए। एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर यह कौन सा दाब डालता है? बताइए साथियों, यानी किस तरफ दाब डालता है? एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर यह साथियों पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा विस्थापन कहा जाता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है? बताइए साथियों, कौन सी धातु जल के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया करती है? तो वो भाई याद रखिएगा सोडियम है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। कोलाइड कण किसके द्वारा पृथक होता है? यानी कि जो कोलाइड कण होते हैं किसके द्वारा अलग होता है? क्वथन के कारण, या पुनः क्रिस्टल द्वारा, या अपकेंद्रण द्वारा, या सातु निस्संदन के द्वारा? बताइए कोलाइड कण किसके द्वारा पृथक होता है? तो वो सातु अपकेंद्रण द्वारा पृथक होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो साथियों किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो साथियों लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा?
किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब क्या होता है? बताइए साथियों, किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब कहा जाता है जब साथियों बल का एक अवयव विस्थापन की दिशा में होता तब। ठीक है, तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से परिरक्षित करता है? बताइए साथियों, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेंगे? वायुमंडल के उच्च स्तर पर कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी विकिरण से परिरक्षित करता है? हाइड्रोजन करता है, ओजोन करता है, कार्बन या साथियों नाइट्रोजन? कौन करता है? तो याद रखिएगा ओजोन करता है। तो इस सवाल का भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। और साथियों आगे बढ़ने से पहले भाई रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो पेपर की शुरुआत होने जा रहा है 3 अगस्त से, तो पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्त। परीक्षा से पहले अंतिम जो 23 दिन आप सभी के पास बचा है, बस इसी को पढ़ना ही पढ़ना है। जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो साथियों बस इतना कर लीजिए भाई, काफ़ी अच्छा स्कोर आप लोग करने वाले हैं। इसमें हम आपको साथियों जीके करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, मैथ के पूरा क्वेश्चन देंगे साथियों जो हर बार पूछे जाते हैं, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन देंगे साथियों, साइंस के सारे क्वेश्चन देंगे। यदि आपने इतना पढ़ लिया तो समझिए कि साथियों 60 to 80% सवाल आपको यहीं से देखने को मिलेगा। 20% सवाल आपको क्लास देखने को मिलेगा भाई। बस डेली क्लास करें, उस पीडीएफ को एक एक पेज आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। अब समय नहीं भाई, आपको अधिक पढ़ने की आवश्यकता है। तो मिलेगा कैसे साथियों पीडीएफ? आप सभी को देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके मात्र साथियों 25 रुपया पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लीजिए भाई। कम समय में आपकी ज्यादा तैयारी होने वाली है, सफलता आपकी होगी पक्की। यदि साथियों आपके पास 10 से 15 मिनट का भी समय रहेगा तो इस पीडीएफ को आप खोलकर पढ़ सकते हैं भाई। ऐसा ये पीडीएफ होने वाला है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन पढ़े उसका आंसर आपको कहीं और सर्च करने की आवश्यकता, उसी के नीचे आपका आंसर भी दिया रहेगा। तो साथियों जिन भी स्टूडेंट को चाहिए तो भाई आप जल्दी से इस नंबर व्हाट्सएप करके ये सारे क्वेश्चन अपने पास आप लोग मंगा लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए, फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो साथियों फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HCOOH होता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या है? तो साथियों नर जनन तंत्र में शुक्रवाहिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शुक्राणु को अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना होता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 को। कोशिका में लाइसोसोम की क्या भूमिका होती है? तो साथियों कोशिका में जो लाइसोसोम होती है इसकी क्या भूमिका होती है? तो विजातीय पदार्थों का पाचन करना होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कजली लौ यानी कि नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलता है? बताइए साथियों कौन सा कार्बन यौगिक सामान्य परिस्थितियों में नीली गैर कजली लौ यानी कि नॉन सूटी फ्लेम के साथ जलता है? तो भाई एथेनॉल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं तो भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपके साथियों पूरे 21 अगस्त तक चलने वाले, जब तक कि आपका पूरा पेपर समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए नोटिफिकेशन आप ऑन करके रखिए, क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? देख सकते हैं साथियों 2025 में ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे। बताइए लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में आनुवांशिक विविधता किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? बताइए साथियों। तो संतानें दोनों जनकों से जीन प्राप्त करती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। समभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? समभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? तो भाई परमाणु क्रमांक भिन्न होता है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। एक समान गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो साथियों एक समान गति के बारे में कौन सा कथन गलत पूछ रहा आप सभी से? त्वरण शून्यता ठीक है भाई। गति समय के साथ लगातार बदलती नहीं भाई, यही गलत है भाई।
तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। वेग अपरिवर्तित रहता, ठीक है। पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो इस सवाल का बी जो ऑप्शन है भाई ना, वो गलत कथन है, तो राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट 17 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिड वाले वड़क पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं? बताइए साथियों, कौन से प्लास्टिड वाले वड़क जो होते हैं पौधों को पीला, नारंगी या लाल रंग प्रदान करते हैं? तो इसे क्या बोलते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि साथियों आप कहेंगे कि जो 2025 में पेपर हुआ था 27 नवंबर से और भी 10 फरवरी के बीच में पूरे लगभग 2 से ढाई महीने पेपर कंप्लीट हुआ था, लगभग 101 शिफ्टों में, तो आप कहेंगे तो पूरा सवाल हम करा देंगे साथियों, ठीक है। खासकर साइंस, मैथ और आपका रीजनिंग का, क्योंकि करंट अफेयर तो भाई आपको अब नया पढ़ना पड़ेगा 8 से 10 महीने पहले का, ठीक है। तो एक बार बस यस आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी जल्दी सारा सवाल करा देंगे आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वन और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है? तो साथियों कौन सा वनों और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है? तो साथियों विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित करना है। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? तो साथियों किसे कार्बनिक यौगिक नहीं माना जाता है? तो याद रखिए भाई, NO2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को यौगिक नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 को। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है और जीवाश्म ईंधनों के दहन पर उत्पन्न होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी होती है और जीवाश्म ईंधनों के दहन पर उत्पन्न होती है? तो वो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या बनेगा? एक मशीन स्मॉल t सेकेंड में W जूल कार्य करती है, तो मशीन की शक्ति P वॉट निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा सही रूप से दी गई है? फार्मूला तो है भाई, क्या होता है? P बराबर W/T। कौन कौन फार्मूला इसको जानता है? तो बी ऑप्शन को लॉक करिए। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे गए थे, देख सकते हैं साथियों। जब उसके बाद साथियों आप लोग ना करंट अफेयर, जीके का प्लस मैथ रीजनिंग का सवाल देखेंगे तो आप देखिएगा भाई आप लोग कितना स्कोर करते हैं, पूछेंगे लास्ट में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशिक घनत्व उच्च परंतु द्रव्यमान घनत्व कम हो सकता है? तो साथियों किसका प्रकाशिक घनत्व उच्च परंतु द्रव्यमान घनत्व कम हो सकता है? तो याद रखिएगा साथियों तारपीन का। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह क्या हो जाता है, यानी कौन सा रंग हो जाता है? जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह साथियों नीला हो जाता है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? बताइए साथियों, अपने आप में एक संतुलित आहार कौन है? दालें हैं, दूध है, मांस है, शहद है? कौन है साथियों? तो दूध है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? बताइए, विटामिन के प्राकृतिक रूप से किसमें पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? तो याद रखिए साथियों, आंत में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है विटामिन के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। थक्का जमने में भी मदद करता है भाई यही विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कॉल करिए। औद्योगिक नीति संकल्प, यानी साथियों देखिए 25 सवाल साइंस का कंप्लीट हुआ भाई। साइंस के 25 सवाल आपके पेपर में पूछे गए, तो साथियों 25 सवाल साइंस के कंप्लीट किया। अब 20 सवाल आपके बीच में करंट अफेयर और जीके का आएगा भाई, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? यदि आपको पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड याद होगा तो आप बता सकते हैं 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, तो याद होगा तो आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो साथियों इसी योजना में अपनाया गया था भाई औद्योगिक नीति संकल्प। ऑप्शन है राइट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 कॉल करिए। 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया? तो साथियों 14वें संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया था? तो याद रखिए साथियों पुदुचेरी को। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कॉल करिए। अमर जीवन पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो साथियों जो अमर जीवन पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई है? उर्दू भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी में या
बंगाली में। बताइए आप लोग, तो ये बंगाली भाषा में लिखी गई है। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो साथियों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि यही हमारा टारगेट है कि एक भी दिन का आपका क्लास गैपिंग ना हो साथियों, डेली क्लास आप लोग कर ले। ठीक है, जब भी क्लास अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचने वाली है। देखिए साथियों, भारत में वहाबी आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो साथियों भारत में वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? तो सैयद अहमद बरेलवी थे। ठीक है दोस्त, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को हल करिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना है? तो साथियों दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना है? तो पूरे 1400 अधिकतम अंक है मेरे दोस्त। बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। भारत में किस राज्य ने सबसे पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी कि सीकेडी रजिस्ट्री की योजना बनाई है? बताइए साथियों, भारत में किस राज्य ने सबसे पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री की योजना बनाई है? तो सबसे पहले उड़ीसा राज्य ने। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। प्रो रेसलिंग लीग PWL 2026 के खिताब किस टीम ने जीता? बताइए, प्रो रेसलिंग लीग 2026 के खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्त मेरे हरियाणा थंडर्स ने जीता था। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 33 को। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? बताइए, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान या उड़ीसा राज्य में? तो याद रखिएगा साथियों, झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। वर्ष 2026 के 79वें बाफ्टा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का सम्मान किस मणिपुरी फिल्म को मिला? बताइए साथियों, वर्ष 2026 के 79वें बाफ्टा पुरस्कार में इससे एक सवाल पूछा जाता भाई बाफ्टा पुरस्कार से। तो इसमें साथियों सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का सम्मान किस मणिपुरी फिल्म को मिला? तो याद रखिए साथियों, बोंग फिल्म को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो पूरे 10 अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 36 को। सुपोषित गरुड़ेश्वर मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? बताइए साथियों, सुपोषित गरुड़ेश्वर मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये साथियों गुजरात राज्य में शुरू किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। जन औषधि दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? बताइए, जन औषधि दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए साथियों 7 मार्च को। क्लियर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। दक्षिण भारतीय राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हिंदुओं द्वारा संक्रांति किस दिन कनुमा उत्सव मनाया जाता है? बताइए, दक्षिण भारतीय राज्य विशेषकर भाई आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हिंदुओं द्वारा संक्रांति किस दिन कनुमा उत्सव मनाया जाता है? भाई दूसरे दिन, 7वें दिन, 5वें दिन या तीसरे दिन? तो याद रखिएगा आप लोग तीसरे दिन। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 39 को हल करिए। गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन मित्र का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो साथियों जो गगनयान है कार्यक्रम, इसके अंतर्गत मिशन मित्र का आयोजन किस स्थान पर किया गया? लेह में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में या बेंगलुरु में? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, लेह में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए सॉल्व का राइट आंसर होंगे। इस बार टारगेट यही रखिएगा, साइंस में 25 के 25 सॉल्व सही करे और करंट अफेयर में कम से कम साथियों 1819 सॉल्व सही करे। इतना ही आपने भाई साइंस और करंट अफेयर में इतना स्कोर कर लिया तो आप आराम से भाई रीजनिंग में 30 का 30 करने वाले हैं इस बार। लेकिन आप प्रैक्टिस चाहिए। और मैथ में लगभग 22 सॉल्व आप करने वाले हैं। जोड़ लीजिए भाई 25, देखिए इसमें 22 47 18 65 30 95 तक पहुँच। मान लीजिए 95 नहीं पहुँचे तो भाई 80 तो पहुँच जाएंगे। बस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस द मेक्स मैन परफेक्ट बनिए आप लोग। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई? तो साथियों किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? तो ये साथियों उत्तराखंड राज्य में उत्पत्ति हुई है। डी ऑप्शन राइट आंसर आएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर। लघु जल विद्युत
विकास योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो साथियों लघु जल विद्युत विकास योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो साथियों टेनिस का कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो याद रखिए साथियों, रोलैंड गैरोस। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। थाडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो साथियों थाडा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये साथियों मणिपुर राज्य में पाई जाती है। सी ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कॉल करिए। मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये साथियों कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। चलिए भाई लास्ट सवाल कॉल करिए। जीके में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद से संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के पद से संबंधित है? तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 153 है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। बताइए साथियों लगभग जीके और करंट अफेयर में 20 सवाल में से आप सभी कितना स्कोर बना? संभावित कुछ स्कोर बताइए। अब साथियों हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देख सकते हैं साथियों जो पिछला पेपर हुआ था रीजनिंग का सारा सवाल करेंगे, मैथ का सारा सवाल। ठीक है, देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में वे हेन वेट को IR WJ RY के रूप में और सीड डेस का वे को WJ KK BM के रूप में कुटबद्ध किया गया है। तो इस भाषा में वे को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा? जब भी साथियों सिंगल पूछे तो आप क्या काम करेंगे? मुश्किल से 30 सेकंड से कम का ये सवाल होता है भाई। जब सिंगल पूछे तो साथियों दोनों में कॉमन चेक करिए, जो कोड क्या है उसमें कॉमन चेक करिए। देखिए साथियों पहले वाले में यहाँ पे वे लिखा है ना, जो कोड क्या है। दूसरे वाले में भी देखिए साथियों यहाँ पे वे लिखा है। जब देखिए दोनों में वे जो पूछा है वो कॉमन मिल गया तो याद रखिएगा साथियों इनके दोनों कोड में भी आपको कोई ना कोई कॉमन मिलेगा जरूर। जैसे वे देखिए हमसे पूछा था, ठीक है, तो हमने क्या किया दोनों में कॉमन चेक किया। तो दोनों में देखिए पहले वाले में भी और दूसरे वाले में वे कॉमन मिल गया। तो इसका मतलब साथियों इनके कोड में भी ना आपको जरूर कॉमन मिलेगा। पहले वाले में देखिए WJ है और दूसरे वाले में WJ है, ठीक है। तो यही आपका साथियों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वे का कोड पूछा ना कि वे को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, तो WJ के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो ये डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल साथियों, इस तरह से आपको हल करना अपने पेपर में। ओके नेक्स्ट आगे सॉल्व बढ़ाइए। यदि साथियों आपको किसी भी सॉल्व पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो साथियों समीकरण आपका दिया है लेकिन प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस करना है आपको, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा रखना है। तब उसके बाद इस समीकरण को आपको हल करना है, तब जाकर आप सभी का आंसर आएगा। ओके तो चलिए पहले समीकरण को हम लोग बना लेते हैं। देखिए 114 भाग है तो भाग को साथ देखिए गुणा में बदलना है, तो भाग की जगह हम लोग गुणा कर देते हैं, ठीक है। फिर माइनस, देखिए माइनस को प्लस में बदलना है तो माइनस की जगह प्लस 42 को देखिए गुणा है तो गुणा को भाग में, तो गुणा की जगह भाग रख दिए, प्लस प्लस के बाद माइनस, ठीक है। हर एक साइन की जगह हमने भाई चेंज कर दिया प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब इसमें बॉर्डर स्कीम हम लोग लगा सकते हैं ना। तो साथियों देखिए 114 गुणे 7 हमें करना पड़ेगा। कितना आएगा भाई? 7 × 28 का 8 2 11 77 और 2 यानी 798 आएगा साथियों। प्लस अब 2 का भाग देखिए 42 में देंगे तो 21 बार में माइनस 43। अब 798 21 को जोड़िए कितना आएगा? 8 1 9 8 1 9 9 2 11 के 1 7 1 819 माइनस 43। कितना आंसर आएगा साथियों? इससे घटाइए आप लोग 819 से 43 को। 9 से 3 घटाएंगे 6, 11 में से 4 घटाएंगे 7 और यहाँ से 6 यानी कि 7 आएगा, 776 आएगा जो कि डी ऑप्शन राइट आंसर। ओके क्लियर? ये सवाल आप सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या बनेगा? ये भी बेस्ट सवाल है, हर शिफ्ट में लगभग 3 सवाल पूछा गया था। 7 व्यक्ति ABCDEF और G उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। एक साथियों सीधा पंक्ति है, ठीक है, एक सीधा पंक्ति, इसमें 7 लोग बैठे हैं। 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग,
4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग। क्लियर, 7 लोग बैठ गए। अब देखिए जब ये सवाल पूछे तो साथियों सिंपल सा एक एक लाइन को पढ़कर एक एक लाइन को हमें बस कंप्लीट करना है। अब देखिए डी और एफ के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे, और एक बात के साथ सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं, नहीं सबका जो राइट साइड होगा इधर होगा, सबका लेफ्ट साइड इधर होगा, ये ध्यान रखिए क्योंकि सभी नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं भाई। ठीक है, अब देखिए पहला लाइन को पढ़िए, डी और एफ के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो साथियों सवाल बोल दिया कि डी और एफ के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। 7 तो देखिए पंक्ति में बैठाना है। यदि हम साथियों डी को यहाँ बैठा लेते हैं, एफ को यहाँ बैठा लेते हैं, तो देखिए इसके बीच में 5 लोग आ जाएंगे भाई। भाई जो सवाल बोलेगा वही हम लोग करेंगे। तो सवाल के पहले लाइन में बोला है कि डी और एफ के बीच में केवल 5 व्यक्ति, तो डी को हमने सबसे स्टार्टिंग में और एफ को सबसे लास्ट में बैठा दिया, जो कि 5 लोग आ गए। क्लियर। अब देखिए दूसरा का लाइन, जी जो है एफ के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। तो साथ ही एफ को तो ऑलरेडी हमने बैठा दिया है, तो इसके ठीक बाईं पड़ोस में कौन बैठा, जी, तो जी को यहां बैठा दीजिए। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद अगला लाइन में देखिए, जी और ए के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। जी ऑलरेडी यहां बैठा है, तो जी और ए के बीच में एक लोग, तो ए को जब यहां बैठाएंगे तो साथियों देखिए जी और ए के बीच में एक लोग आ जाएगा भाई। क्लियर, इतना समझ में आया? बिल्कुल। अब देखिए सवाल अंतिम लाइन देखिए, सवाल क्या पूछा साथियों, ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए साथियों ए के दाईं ओर 3 व्यक्ति आएंगे, एक तो यहां पर, 2 यहां पर, 3। आपको पूरा सवाल हल करने की आवश्यकता नहीं है पेपर में, लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। लेकिन पेपर में बैठते ना तो 3 लगाकर हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि साथियों अंतिम लाइन में देखिए सवाल ही पूछा है ए के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे। ए के दाईं ओर तो देखिए एक खाली है, इसमें भी कोई ना कोई बैठेगा जरूर, एक जी बैठा, एक एफ बैठा, यानी 3 लोग आ जाएंगे। लेकिन हम सवाल को कंप्लीट करेंगे इसमें। क्लियर। अब देखिए अब तीसरा लाइन पढ़िए, बी जो है ना वो सी के बाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान बैठा है। साथियों सवाल को ध्यान से पढ़िए, क्या दिया कि बी जो है ना वो सी के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। बी जो है वो सी के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर। तो साथियों देखिए सी के बाईं ओर यदि हम सी को यहां बैठा लें तो साथियों बी को यहां बैठा सकते हैं, क्योंकि देखिए सवाल दिया ना कि सी के बाईं ओर किसी स्थान पर बी बैठा है। तो देखिए सी के बाईं ओर किसी स्थान पर बी बैठ गया, लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर, तो ई को हम यहां कर लेते हैं, तो ई के राइट साइड में आ गया भाई। क्लियर। तो अब देखिए कितने व्यक्ति हो गए, ए के दाईं ओर कितने, 3 ही व्यक्ति, एक सी है, एक जी है, एक साथ एफ है, 3 लोग बैठे हैं। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 3 दिया है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है मेरे दोस्त। ओके, आप सभी को समझ में आई ये सवाल? ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 49 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 300, 285, 270, 255, 240 क्वेश्चन मार्क। बताइए साथियों, इस बार नंबरों का श्रृंखला दिया है, हल करिए। 300, 285, 270, 255, 240 क्या आएगा। देखिए नंबरों का श्रृंखला घट रहा है, यानी इसमें कुछ माइनस हुआ है। तो साथ 300 से 250 यानी कि -15, 285 से 270 -15, 270 से 255 -15, 255 से 240 -15। तो साथ उसी प्रकार 240 में से -15 करेंगे तो सर जी 225 आएगा, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 225 आंसर आएगा। पहला ऑप्शन राइट आंसर है भाई। क्लियर। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 को। विनय अपनी कक्षा में ऊपर से 48वें और नीचे से 15वें स्थान पे, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। इस सवाल को हल करिए आप लोग, बहुत आसान सवाल होता है भाई ये तो साथियों विनय अपनी कक्षा में ऊपर से ऊपर का पोजीशन प्लस नीचे का पोजीशन -1, 48, 15, 63, 63 में से 1 घटा देंगे तो 62, यानी कि साथियों विनय के कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल 62 विद्यार्थी यानी 62 स्टूडेंट हैं। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके ठीक है, तो साथियों क्लास को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों भाई क्लास को शेयर भी दबा कर करेंगे। अब देखिए एक और सवाल पूछा था, श्रृंखला 4, 16, 36, 64, 100 प्रश्न चिन्ह में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हल करिए 4, 16, 36, 64, 100 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 2 का पेयरिंग, 2 दूनी 4, 6 8 10 यानी 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर 144, तो लुप्त संख्या ये कितना आ गया 144, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे मेरे दोस्त। क्लियर। चलिए
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर। देखिए साथियों एक और सवाल आ गया भाई। एक निश्चित गुण भाषा में स्टॉप डिस्टर्बिंग पीपुल को ISC के RP के रूप में और पीपुल नीड पीस को CDOK RP के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। उस भाषा में पीपल को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? इस बार साथियों पीपल का कोड पूछा है, तो क्या काम करेंगे? हमने आपको बताया था कॉमन चेक करिए दोनों में। देखिए इसमें भी हमें पीपल दिख गया, इसमें भी पीपल दिख गया। जब दोनों में पीपल कॉमन दिख गया तो इनके कोड में भी कोई ना कोई कॉमन मिलेगा कि नहीं? देखिए पहले वाले कोड में RP है, दूसरे वाले में भी RP है, तो क्या हो जाएगा? पीपल का कोड RP हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। सबसे आसान सवाल, सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला ये पार्ट होता है रीजनिंग में, याद रखेंगे आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? GL9 का संबंध एक निश्चित तरीके से IH-8 से है, इसी प्रकार MR4 का संबंध ON-13 से समांतर का अनुसरण करते हुए NH13 का संबंध देगा विकल्पों में से किस से संबंधित है? अब इस सवाल को हल करिए आप लोग जरा, 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको इस सवाल को हल करने के लिए। बताइए साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं ये कहाँ से सवाल होगा। GL9 आप देखिए साथियों, थोड़ा सा आप अपने ऊपर स्मार्ट वर्क करेंगे तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हर एक नंबर अलग दिया है। पहले वन -3, -5, -1, -4। यदि साथियों इसमें केवल आप लोग नंबर को भी हल कर लेते तो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों भाई, सही करेंगे नहीं? तो हम सीधे सीधे नंबर को हल करते हैं भाई। देखिए तो साथियों 9 का रिलेशन देखिए -8 से, तो आप साथियों 9 से -8 कैसे बना सकते हैं? 9 में से आप कितना घटाएंगे कि आप सभी का साथियों -8 बन जाएगा? बताइए, सोचिए समझिए परखिए। 9 में से आपको ऐसा कौन सा नंबर घटाना है जो कि -8 बन जाए? तो सर ये -17 घटाएंगे भाई। 9 में से -17 घटाइए, -8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों ये 4 है, दूसरा वाला है MR4 का संबंध ON-13 से है, तो 4 से साथियों आपको -13 बनाना है। तो साथियों -17 घटाएंगे तभी तो 4 में से -17 घटाएंगे 13 आएगा। क्यों साथियों? अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे 13 दिया है, 13। अब 13 में से साथियों -17 आपको घटाना है, तो आप कितना लिखेंगे? -4 लिखेंगे ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन माइनस है? डी ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा, क्लियर। आपको अक्षर हल करने की आवश्यकता नहीं है भाई। रेलवे वाले भी स्टूडेंट का भाई स्पीड चेक करते हैं कि सबसे आसान सवाल पूछते भाई, कठिन सवाल आपको को मिला बताइए, ठीक है। इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे तो डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अब आपका माने तो भाई अक्षर को हल कर सकते हैं। देखिए देख लेते हैं अक्षर में रिलेशन क्या लगा है। जैसे GL का रिलेशन IH है ना, देखिए L होता है 12 साथियों और H होता है 8, तो इसमें -4 हुआ है भाई। G7 I9, तो इसमें +2 हुआ है। देखिए अक्षर में +2 -4 हुआ है। दूसरा देखिए MR और ON दिया है, क्या इसमें +2 -4 का है? तो R देखिए 18 N 14, देखिए -4 इसमें, M 13 O 15, देखिए +2 -4, पता चल गया ना, क्लियर। अब जो पूछा था उसको भी चेक कर लिए, NS, तो +2 -4 यही था ना। N देखिए 14, 14 2 16, 16 पे कौन होता है? P। यस 19, 19 में 4 15, 15 पे कौन होता है? O होता है। देखिए PO -4 यही तो था, डी ऑप्शन, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 54 को हल करते हैं भाई। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो साथियों नंबरों का श्रृंखला काफी लंबा चौड़ा दिया है। इसमें मेन होता है ना सवाल क्या पूछा है। अंतिम लाइन देखिए सवाल क्या पूछा है। ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद एक विषम अंक है? एग्जाम्पल समझा है आपको। देखिए ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके प्रत्येक के ठीक पहले एक कोई और सम संख्या और ठीक बाद एक कोई विषम संख्या, यानी इस पैटर्न पे आपको वो संख्या चाहिए, यानी कि लगातार 2 सम संख्या और लास्ट में विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए साथियों सम संख्या खोजते हैं भाई। देखिए 6 एक सम संख्या लेकिन उसके पहले एक सम संख्या नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे 6 फिर एक सम संख्या लेकिन उसके पहले भी एक सम संख्या नहीं है। फिर देखिए ये वाला साथियों 8, देखिए 8 के पहले एक 6 क्या सम संख्या, उसका देखिए 5 एक विषम संख्या है, तो एक मिल गया भाई हमें 768 वाला, क्लियर। फिर देखिए 2 है, 2 के पहले 5 दे दिया, विषम नहीं, सम चाहिए हमें। फिर साथियों 6 देखिए यहाँ पे 6 के पहले सम संख्या 7 आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए लेकिन यहाँ पे 7 विषम संख्या आ गया। फिर साथियों 9 के पहले नहीं सम संख्या चाहिए ना, 2 के पहले देखिए विषम संख्या नहीं भाई, 4 के पहले फिर यहाँ पे विषम संख्या है। अब देखिए सर ये 483 देखिए
8 क्या है? एक आपका सम संख्या, उसके पहले 4 एक सम संख्या, उसके बाद देखिए देखिए विषम संख्या। मिल गया? क्लियर? अब देखिए ये वाला देखिए 625, देखिए 2 मिल गया ना, 625 देखिए 2, देखिए सम संख्या है, उसके पहले एक सम संख्या 6, उसके बाद एक विषम संख्या 5, यानी 3 मिल गया। क्लियर? फिर कहाँ पर भाई? 2 के पहले 6 मिल गया भाई, ठीक है, 5 9, 4 के पहले 9 है, 1 के पहले नहीं साथी, ये वाला देखिए 683, 683 देखिए साथियों। 8 देखिए सम संख्या है, इसके पहले 6 भी तक सम संख्या, उसका 3 एक विषम संख्या, यानी 4 मिल गया भाई ऐसे सम संख्या जिनके पहले एक सम अंक है और ठीक बाद एक विषम अंक है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 से अधिक वाला। भाई 3 से अधिक 4 मिला हमें ना ऐसे सम संख्या जिनके पहले एक सम संख्या और एक बाद में विषम अंक है। क्लियर मेरे दोस्त? आप सभी को दिखा कि नहीं बताइए, समझ में आया ना? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो साथियों समीकरण दिया है, पहले समीकरण को आपको बनाना पड़ेगा भाई। चलिए बना लेते हैं तुरंत भाई। प्लस माइनस है, माइनस का अर्थ क्या दिया है? माइनस का अर्थ गुणा है, तो माइनस की गुणा कर देंगे। 4 के बाद देखिए भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो साथियों भाग की जगह प्लस करना पड़ेगा। क्लियर? फिर उसको देखिए 4 के बाद फिर प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया है? प्लस का अर्थ माइनस, तो प्लस की जगह माइनस करेंगे। 32 के बाद देखिए गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, तो गुणा की जगह भाग रख दीजिए। समीकरण बन के तैयार हो चुका है, इसमें बॉर्डर में स्कीम लगा दीजिए। 45 पंजे, 4 पंजे 20 का 0 2, 4 चौका 16 2 18, प्लस 4 माइनस 8 का भाग 32 में देंगे तो 4 बार में। 180 प्लस 4 184, 184 में से 4 को माइनस करेंगे तो 180, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56। तो साथियों मैथ का सवाल देखिए, कितने आसान आसान सवाल पूछे थे भाई। क्या आप लोग इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे? 2 आदमी किसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने आदमी उसी कार्य को 4 दिनों में करेंगे? फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? m1 d1 बराबर m2 d2। m1 कितने आदमी कितने दिन में करें? 2 दिन में कर रहे हैं। दूसरे रिलेशन में क्या बनाएंगे? कितने आदमी, यानी m2 पूछ दिया है, उसी कार्य को 4 दिन में करेंगे, तो साथियों देखिए 2 दूना 4, m2 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी साथियों भाई कितने आदमी उसी कार्य को 4 दिन में करेंगे? 1 आदमी। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? बताइए इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए साथियों अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को। देखिए एक और सवाल पूछा था, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। 18 + 3 ऑफ ब्रैकेट में 24 भागे 8 गुणा 2 माइनस 6, तो इसका मान क्या होगा? तो साथियों इस तरह का सवाल को सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल कर लेते हैं भाई। 18 + 3 ऑफ ब्रैकेट को हल करिए। देखिए 8 का भाग साथियों 24 में देंगे तो 3 बार में इंटू 2 माइनस 6, ठीक है। 18 + 3 ऑफ का मतलब क्या होता है? का मतलब गुणा होता है, 6 होता है साथियों। 6 आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 आ गया ना भाई, माइनस 6। अब देखिए 18 + 3 ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा, तो ऑफ की जगह हमने गुणा 6 माइनस 6। 18 + 3 × 18 माइनस 6। अब देखिए साथियों 18 + 18 कितना? 36। 36 में से 6 घटा देंगे 30। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे मेरे दोस्त। क्लियर? इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। अब इस सवाल को कौन हल करेगा? 2/80 का कितना प्रतिशत 120 है? बट 1/20 है भाई, ये आपके लिए सवाल है। 200 यानी 2/80 का कितना प्रतिशत 120 है? का कितना प्रतिशत 120 है? बताइए साथियों, आसान सवाल। तो साथियों क्या करिएगा, इसको कैसे हल करेंगे? 2/80 का आप जानते हैं जिसके भी नंबर के पहले बाद में साथियों से लगे के लगे वो हमेशा बटे में रहता है ना। तो आप क्या करेंगे? 1/20 इसके पूरे बटे में साथियों 2/80 करेंगे और पूरा में साथियों 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको छोटा फॉर्म में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? 1/20 गुणा, अब जानते हैं साथियों ये 2/80 नीचे ऊपर जाएगा तो भाई क्या हो जाएगा? बदल जाएंगे, यानी 80/2 हो जाएंगे। पहले 2/80 होंगे तो अब ऊपर जाएंगे ना तो 2 80/2 हो जाएंगे और मल्टीप्लाई 100। इसको हल कर दिया आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों
20 से कम 20, 20 चौका 80 है ना, 2 कम 2 और ये 50 बार में भाई। अब देखिए बच रहा कौन, केवल 4 बच रहा और 50 बच रहा, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 200। यानी कि साथियों 2/80 का कितना प्रतिशत 120 है, 200% है मेरे दोस्त। यानी कि इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर होंगे। क्लियर, बताइए साथियों समझ में आया आप सभी को ये सवाल? डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या बनेगा? ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 3, 5 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काट करते हुए उसी कार्य का 3 गुना पूरा करने में कितना समय दिन मिलेंगे? बताइए साथियों कैसे इस सवाल को हल करेंगे आप लोग, बताइए इस सवाल का परफेक्टली आंसर कौन सा आएगा? तो साथियों देखिए, ए किसी काम को 3 दिनों में कर रहा है, ए किसी काम को 3 दिनों में कर रहा है, बी 5 दिनों में कर रहा है और साथियों सी 15 दिन में कर रहा है। तो इसका साथियों हम टोटल काम निकाल लेते हैं ना, इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग। कितना आंसर आएगा? 3, 5, 15 का एलसीएम कितना? तो 15 तिया 45, यानी टोटल काम ये क्या होगा साथियों, ये कुल काम हो गया इन लोगों का। अब हम लोग एक दिन का इन लोग का क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता कैसे? 3 का भाग 45 में देंगे तो 15, यानी ए का एक दिन का काम 15, यानी ए का एक दिन का यूनिट यानी क्षमता 15 है। और बी का कितना साथियों 5, 9, 45, 9 है एक दिन का क्षमता। और सी का कितना साथियों 3। अब साथियों ये तीनों जब मिलकर एक काम करें तो एक दिन का काम हम लोग निकालेंगे। कैसे ये? तो साथियों यहाँ से 15 + 9 + 3 कितना हो जाएगा साथियों? 15, 9, 24, 3, 7। 1 सेकंड साथियों, 1 सेकंड मेरे दोस्त, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है भाई, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है। हम लोग साथियों कुल काम गलत निकाले हैं भाई, आप लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो साथियों 3, 5, 15 का एलसीएम तो आप कितना निकालते हैं भाई? 15 आता है भाई। कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग? मुझसे मिस्टेक हो रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। 3, 5, 15 का एलसीएम 15 ही होता है। अब देखिए ये सही कुल काम आया इन लोग का, कुल काम, ठीक है। अब देखिए ए का एक दिन काम 5 होगा भाई, और बी का एक दिन काम साथियों 3 होगा, और सी का एक दिन का 1 होगा काम क्षमता यानी। अब ये तीनों जब मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने होंगे साथियों? 5 + 3 + 1 कितना? 5, 3, 8, 1, 9। अब साथियों सवाल क्या पूछा? वे उसी कार्य का 3 गुना, यानी जो ये टोटल काम है इसी का 3 गुना, यानी साथियों 15 था 45, यानी 45 का कितना समय दिन मिलेंगे? तो साथियों एक दिन का इन लोग को 9 है तो पूरे क्या हो जाएंगे भाई, इससे भाग जाएंगे, यानी 5 दिन लेंगे। तो 45/9 कितना लेंगे साथियों? 5 दिन का समय लेंगे। तो साथियों जो उसी 15 का 3 गुना काम करने पर कितना दिन समय लेंगे? तीनों 9 दिन। अब 5 दिन का काम लेंगे। एक दिन का काम उन लोग का 9 है और कुल काम साथियों 15 था, तो 3 गुना क्या होगा? 45। तो 45/9 यानी 5 दिन उनका लगेगा उसी काम को करने में, ठीक है। बी ऑप्शन इस का परफेक्टली आंसर। अब देखिए सही है, क्लियर, बताइए साथियों ये समझ में आया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को। अभी सॉल्व कॉल करिए। स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर 16 खरीदे और 9 मुफ्त पाएं का ऑफर दे रहा है। स्मार्ट बाजार द्वारा दिया गया जा रहा है शुद्ध यानी नेट प्रतिशत छूट कितना है? बताइए साथियों। यदि कोई सामान आप खरीद रहे हैं, 16 खरीद रहे हैं, आपको 9 मिल जा रहा है, यानी आपके पास टोटल सामान कितने हो? 25 सामान होंगे। अब साथियों स्मार्ट बाजार दिया जा रहा है छूट कितना है? तो भाई 9 छूट दे रहे हैं, कितने भी दे रहे हैं? टोटल 25 पे दे रहे हैं छूट भाई, मल्टीप्लाई 100, यानी 25 से कम 25, 25 चौका 100, 9 चौका 36% का। तो वो नेट साथी प्रतिशत छूट कितना दे रहे हैं? 36% के दे रहे हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर, बताइए साथियों ये सॉल्व समझ में आप सभी को? हमेशा याद रखिए जब इस तरह के सॉल्व दे तो उनको जोड़िए, टोटल करिए, 16, 9 जितना मुफ्त दिया रहा और जितना छूट वाला उसके ऊपर लेके बटे में टोटल करिए, मल्टीप्लाई 100 करिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो साथियों फाइनली ये 60 सवाल कंप्लीट हो गया। अब बताइए साथियों कि आप सभी का इन 60 सवालों में से कितना स्कोर बना? सभी स्टूडेंट ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा साथियों आपको हर एक सवाल का उत्तर याद हुआ होगा। मैथ रीजनिंग में आपको किसी भी सवाल पे डाउट नहीं आया होगा। यदि साथियों आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि लगातार इसी तरह साथी क्लास आएगी और आपको इस बार अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है मेरे दोस्त। और साथियों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे कि क्लास आप का एक दिन का छूटे नहीं मेरे दोस्त, ठीक है। तो क्लास को लाइक करिएगा, क्लास को शेयर भी करिएगा आप जिन भी ग्रुप में रहते हैं,
तो चलिए साथियों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना है, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिए भाई, जो आपके पास 23 से 24 दिन बचे हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।